आइए जानें मालिश स्वास्थ्य संवर्धन की कला। मित्रों, बूढ़े और बीमारों की एक बड़ी कठिनाई यह होती है कि अंग संचालन का श्रम वहन न कर सकने के कारण वे जकड़ और अकड़ जाते हैं। हर अवयव में निरंतर परिपोषण के साथ साथ विषाक्तता उत्पन्न होने की क्रिया चलती है। पोषण को शरीर रक्षा के निमित्त उपयोग करना आवश्यक है। उससे भी अधिक आवश्यक है कि विषाक्तता को कहीं रुकने और जमने न दिया जाए। इन दोनों की क्रियाओं को समान महत्व देना पड़ता है। पोषण के साधन जुटाने के लिए मनुष्य स्वयं भी प्रयत्न करता है और परिवार वाले तथा चिकित्सक भी ध्यान देते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि मल निष्कासन का सरल और उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है। एनीमा जैसा विरेचन और भाप द्वारा पसीना निष्कासन इसके लिए उपयुक्त उपाय हो सकता है, पर इस ओर ध्यान कम ही जाता है और उत्पन्न मलिनता को दबा देने के लिए एंटीबायोटिक स्तर की औषधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संग्रहित मल अंततः किसी और रूप में फूट पड़ते हैं। घर, वस्त्र, बिस्तर, शरीर आदि की स्वच्छता ही पर्याप्त नहीं, हमें शरीरगत भीतरी अवयवों में संचित विषाक्तता के निष्कासन के उपाय भी करने चाहिए। ऐसे उपायों में व्यायाम, परिश्रम को भी प्रमुखता दी जाती है, पर कठिनाई यह है कि बूढ़े, दुर्लभ या अशक्त व्यक्ति वैसा कर सकने की स्थिति में नहीं होते। बुद्धिजीवी, व्यस्त व्यापारी, सरकारी बड़े अफसर आदि से भी नहीं बन पड़ता कि वे बागवानी जैसी कोई उपयोगी शौक लगा लें और उस बहाने अपने घर, बंगले की परिधि में आवश्यक दौड़ धूप करते रहें। इसमें ऐठी अनुभव करते हैं और अनख मानते हैं। इस प्रकार की मना स्थिति या परिस्थिति से ग्रस्त लोगों के लिए सुलभ उपाय है मालिश। इसे काफ़ी हद तक, जहाँ तक हाथ पहुँच सके और क्षमता काम दे सके, स्वयं करने का नियम बना लेना भी उत्तम है। न कुछ से कुछ अच्छा की नीति के अनुसार बिस्तर पर पड़े पड़े अंग संचालन अथवा मालिश कर लेना कुछ विशेष कठिन नहीं पड़ता। जिनके पास साधन है, जिन्हें सहयोग उपलब्ध है, उसके लिए यह उपाय अपनाना भी संभव है कि दूसरों से अपने शरीर की मालिश करा लें। मालिश में तेल अनिवार्य नहीं है, उसे तो इसलिए प्रयोग में लाना पड़ता है कि अधिक दबाव पड़ने पर चमड़ी में जलन न होने लगे या बाल न टूटने लगे। कपड़े चिकने अथवा बिस्तर मैला हो जाने के भय से कुछ लोग मालिश नहीं करते। वे तेल लगाना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि अखाड़ों में पहलवानी करने वालों को अक्सर जोर जोर से तेल मालिश करते देखा जाता है। उस मालिश में मांसपेशियों पर दबाव भी बहुत पड़ता है, इसलिए दुर्लभ प्राकृतिक के व्यक्ति उस कल्पना के आधार न रगड़ाई के लिए तैयार होते हैं, न कपड़े मैले की रजामंदी देते हैं। दुर्लभों की मालिश का अपना अलग तरीका है। जैसे छोटे बालकों की मांसपेशियां हिलाने डुलाने के लिए माता मालिश करती हैं, वैसे ही हल्का तरीका वयोवृद्धों के निमित्त काम में लाया जा सकता है। कम तेल लगे तो वह रगड़ने पर चमड़ी में ही सूख जाता है, अथवा मालिश के बाद साबुन से गर्म पानी से स्नान किया जा सकता है, ताकि चिकनाई का असर न रहे। सूखी मालिश के लिए पिसा हुआ सोप स्टोन क्रम में लाया जा सकता है, इससे फिसलन बनी रहती है। अधिक दबाव वाली मालिश तो केवल पहलवानों या बड़े खेल खेलने वालों के लिए ही काम की हो सकती है। दुर्लभ शरीर वालों के लिए इतना ही बहुत है कि उनके समस्त शरीर की मांसपेशियों को झकझोर कर काम चलाया जाए। साधारण हृदय की ओर हाथ ले जाने का प्रचलन है, पर दाएं बाएं ऐंठने मरोड़ने स्तर की विधि अपनाई जाए तो कुछ हर्ज नहीं है। उद्देश्य मांसपेशियों की जड़ता दूर करके उनमें हल्कापन उत्पन्न करना है, ताकि उन क्षेत्रों में रक्त संचार की शिथिलता दूर हो सके। त्वचा के नीचे के भाग में महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। फेफड़े, गुर्दे, जिगर, पेट, हृदय, मस्तिष्क आदि भीतरी भागों में होते हैं। मालिश इस क्रम से होनी चाहिए कि उसका प्रभाव मात्र त्वचा और मांसपेशियों तक सीमित न रहकर भीतरी वाले अंगों में भी संचालन पैदा कर सके और उनकी शिथिलता को सक्रियता में बदल सके। प्रातः नित्य क्रम के उपरांत अथवा रात्रि को सोने से पूर्व मालिश का समय उत्तम है। रोएदार तौलियों को गर्म पानी में भिगोकर उससे भी मालिश की जा सकती है। अंगों का संचालन व्यायाम स्वयं न बन पड़े और हाथ सभी अंग अवयवों तक न पहुंच सके तो दूसरे से मालिश कराना ही ठीक है। पीठ, नितंब, गर्दन का पिछला भाग जैसे कुछ ही अवयव ऐसे हैं
जिन्हें निज के प्रयत्न से हिलाने डुलाने या मालिश करने का जुगाड़ बहुत उल्टे तिरछे होने पर भी किसी हद तक बैठ पाता है। मालिश असमर्थों के लिए ही नहीं, सामर्थ्यों और निरोगों के लिए भी बल वृद्धि की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इतना आवश्यक है कि मालिश करने वाले को दाल पीसने की कुट्टी कूटने की तरह अनगढ़ रीति से नहीं करना चाहिए, वरन धीरे धीरे अवयवों को हिलाने, थरथराने और कंपन उत्पन्न करने के लिए ही करनी चाहिए। कितने ही अभ्यस्त व्यक्ति इस कला में प्रवीण भी होते हैं, वे सिर दर्द को अपने कौशल से देखते देखते बंद कर देते हैं। पेट जकड़ गया हो तो उसे मुलायम कर देने में भी उन्हें प्रवीणता प्राप्त होती है। विदेशों में इस विज्ञान का विद्वत विकास हुआ है और उसके प्रयोग से विभिन्न स्थिति के लोगों को लाभान्वित करने वाले कौशलों का विद्वत अभ्यास कराया जाता है। ईसा से 500 वर्ष पूर्व जन्मे हिप्पोक्रेटस ने इस कला का बहुत विकास किया था। वह अपने समय का माना हुआ चिकित्सक था। कोलंबिया के मारेक ने इस संदर्भ में बहुत खोज और बहुत लिखा है। द बुक ऑफ मसाज में इस विषय पर बहुत प्रकाश डाला है और उन लोगों का विवरण लिखा है जो इस आधार पर रोग मुक्त हुए तथा बलिष्ठ बने। स्वीडन में हेंसिक, जापान में शियात्सु विधि उस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। अमेरिका में मसाज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इस विषय पर विद्वत शिक्षा दी जाती है और इसके सिद्ध हस्त तैयार किए जाते हैं जो बिना दवा दारू के सहारे ही मात्र मालिश के आधार पर रोगियों को निरोग तथा दुर्लभों को काम चलाओ बना सके। विदेशों में अब मालिश को एक सशक्त प्राकृतिक उपचार पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है। शरीर की मौलिक ऊर्जा संचरण प्रक्रिया को यथावत बनाए रखने अथवा उसे पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए एक्यूपंक्चर, जीन थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, पोलैरिटी थेरेपी जैसे कितने ही रूप में मालिश का प्रचलन विभिन्न देशों में अपनी अपनी तरह से प्रचलित है। शियात्सु जापान की प्रख्यात मालिश चिकित्सा पद्धति है। इसके प्रचलन का श्रेय यहाँ के तोकुजीरो नामिकोशी नामक एक वैज्ञानिक को जाता है। शियात्सु का अर्थ होता है उंगलियों द्वारा मालिश करने की चिकित्सा प्रणाली। विभिन्न शारीरिक बीमारियों एवं कमजोरियों को दूर करने में यह प्रक्रिया बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। इसी प्रणाली के अंतर्गत चीन तथा जापान में प्रचलित एक्यूपंक्चर प्रणाली का समावेश किया गया है। इस पद्धति को शरीर के विभिन्न केंद्रों को, विभिन्न भागों को प्रभावित करने वाली माना गया है। रोगण स्थानों में जीवनी शक्ति का अधिक नियोजन करने के लिए केंद्रों में सुई को चुभोकर उत्तेजना उत्पन्न की जाती है। फलता बीमारों से संबंधित विजातीय पदार्थ हटाकर कहीं से कहीं चला जाता है। शियात्सु मालिश में भी इसी सिद्धांत का समावेश किया जाता है। मालिश करते समय समस्त अंग संचालन का व्यायाम होने तथा रक्त संचार को बल मिलने के सामान्य लाभ के अतिरिक्त उन केंद्रों को विशेष रूप से थपथपाया दबाया जाता है जिसे नियंत्रण केंद्र माना जाता है। यद्यपि इन केंद्रों की मान्यता सर्वमान्य नहीं, कुछ वैज्ञानिक इस हिप्नोटिज्म पद्धति का मनोविज्ञान मानते हैं। जो भी हो, लाभ तो इसके निश्चित रूप से देखे जाते हैं। किस अवयव में किस मसाज के लिए उसका नियंत्रण कहाँ समझा जाए, इसके लिए एक्यूपंक्चर चिकित्सा प्रणाली को विस्तार पूर्वक समझने की आवश्यकता है। पर मोटे रूप में जहाँ व्याधि हो उस स्थान की हल्की मसाज करने के अतिरिक्त हल्की थपकी देते हुए उत्तेजना देनी चाहिए ताकि वहाँ की रुकावट के कारण कोई गड़बड़ी चल रही हो तो स्थानांतरित हो जाए। उदाहरण के लिए सिर दर्द दूर करने के लिए सर्वप्रथम कपाल को दबाया जाता है। तत्पश्चात सिर के पीछे पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर की नसों को धीरे धीरे कई बार अंगूठे के सहारे दबाते हुए हंसली तक उस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। इससे सिर दर्द का भारीपन तो दूर होता ही है, साथ ही गर्दन की जकड़न दूर होती है और मानसिक थकान उतरती है। शरीर में संक्रता और फुर्ती आती है। पीठ, कंधे एवं अन्य अंगों, जोड़ों के दर्द इस प्रक्रिया से सहज ही दूर किए जा सकते हैं। उच्च रक्तचाप को कम करने में भी इससे सहायता मिलती है। संक्षेप में शियात्सु मालिश पद्धति को अपनाने से गिरा हुआ शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। जापान की तरह अमेरिका में रिफ्लेक्सोलॉजी नामक मालिश उपचार पद्धति अधिक लोकप्रिय है। इस प्रणाली में प्रमुख रूप से पैर के तलवे पर हाथ की उंगलियों एवं अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला जाता है। कई बार इसके अतिरिक्त सिर पर, हाथों पर अथवा आवश्यकता अनुसार
शरीर के अन्य भागों में दबाव डाला या मालिश की जाती है। फिजिकल डिसऑर्डर से लेकर माइग्रेन, सिर दर्द, मोटापा, जिगर की बीमारी आदि को इस विधि से दूर किया जा सकता है। प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर वर्गसन के अनुसार शारीरिक एनाटोमी में रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिकाओं तंतुओं के अतिरिक्त एनर्जी चैनल भी हैं, जिनमें लाइफ कोर्स प्राण ऊर्जा का आवागमन होता रहता है। इसके प्रवाह में विघ्न उपस्थित होने पर स्वास्थ्य संतुलन गड़बड़ाने लगता है। मालिश द्वारा पड़ने वाले दबाव से यह बाधा दूर हो जाती है और प्राण प्रवाह अपने मार्ग में निर्बद्ध रूप में फिर से बहने लगता है। इसी तरह एक और प्रतिपादन वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रेडोल्फ स्टोन ने अपनी पुस्तक वाइटिलिटी, वेलनेस एवं पोलैरिटी थेरेपी में तथा डॉक्टर S.D. चेस्ने ने जीन थेरेपी इज साइंटिफिक में किया है। मालिश कराते समय रोगी को यह भाव मन में लाना चाहिए कि मालिश से पीड़ित अंग में जीवनी शक्ति बढ़ रही है और वह रोग मुक्त होता चला जा रहा है। इस संकल्प से मालिश चिकित्सा को और भी अधिक बल ही मिलता है और इसके परिणाम भी जल्द मिलते हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, युग साहित्य योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।